Hello 9th class, welcome back to my YouTube channel Schooly Gyan, and today we are going to start our new topic, unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है और क्या इससे रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ती है कंट्री के बेसिस पे या एक एज अ फैमिली के बेसिस पे, जो कि छोटा यूनिट है वहीं पे हम लोग बड़ी यूनिट के बिहाफ पे बात करें तो जैसे कंट्री के बेसिस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व आउट कैसे किया जा सकता है, या कौन कौन से इश्यूज़ अर्बन एरियाज़ में आते हैं, कौन कौन से इश्यूज़ रूरल एरियाज़ में आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज हमारे टॉपिक के अंदर। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम लोग थोड़ा सा समराइज या फिर हम लोग पहले वाले वीडियोस में जो देखा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस किया था। पहले सबसे पहले डिस्कस किया था हेल्थ के बिहाफ पे, फिर उसके बाद में एजुकेशन के बिहाफ पे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो उसके बिहाफ पे ही हम लोग आगे जो देखेंगे वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एक पीपल एज ए रिसोर्स में हेल्प करता है, या बोल सकते हैं उसमें कैसे एक तरह से उसका माइनस पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, और कहाँ कहाँ मतलब किस किस एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन बाय द स्टोरी ऑफ साकाल्स फैमिली। तो हम लोग अगर बात करें साकाल की फैमिली के लिए, तो आपने सब लोगों ने देखा होगा कि हम या फिर आपने जिसने स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा कि साकाल की फैमिली की क्या स्टोरी थी, या उसका बैकग्राउंड क्या था, या पर्टिकुलर हम लोग लेके चलें कि उसका बेस क्या था, कि जो साकाल की फैमिली को हम लोग बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में उसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट मैं आपको वापस बता देता हूँ या रिकॉल कर लेते हैं वापस इस स्टोरी को कि साकाल की फैमिलीज की कंडीशन क्या थी। तो ऑलमोस्ट वो सारे क्या थे, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसमें उसकी माँ जो एक छोटा सा मतलब हाउस वाइफ जो थी उसका काम करती थी, जो उसका साकाल जो है वो अनएजुकेटेड था, या बोल सकते हैं एक तरह से वो फैमिली पे डिपेंड था। वहीं पर उसके फादर है अलग काम करते थे, तो मतलब कहने का मीन्स कि उनका जो पूरा परिवार जो था वो क्या था, अनएम्प्लॉय था। अब इसमें भी अनएम्प्लॉय में भी हम लोग कैटेगरी लेके चलें कि जैसे उसकी सिस्टर हो गई, उसके ग्रैंडपा हो गए, और उसके फादर हो गए, उसकी मदर हो गए। तो अकॉर्डिंग टू जो एज है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो चेंज हो जाता है, वो अकॉर्डिंग टू एज क्या होता है, चेंज हो जाता है कि वो किस कैटेगरी में उनको रखा जाए, एम्प्लॉयमेंट में रखा जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें आपके साकाल की जितनी भी फैमिली है, फैमिली मतलब फैमिली मेम्बर्स के जितने भी लोग हैं सब लोग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे उसकी मदर हो, चाहे साकाल हो, चाहे उसकी सिस्टर हो, चाहे ग्रैंडपा हो। बिकॉज क्योंकि साकाल की सिस्टर को ले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, साकाल की सिस्टर जो है वो जो एज अ अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों उसको इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो अभी इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में या इस एज के अंदर नहीं है कि वो कमाए, मतलब एक तरह से अर्निंग कर सके। ठीक है, वहीं पे हम लोग साकाल की बात करें तो साकाल इस कंडीशन में तो है कि वो कमा सकता है, बट क्योंकि वो एजुकेट नहीं है तो इस कारण वो कमा नहीं सकता है। वहीं पे हम लोग दूसरी तरफ बात करें साकाल की जो मदर है जो कि एक हाउस वाइफ है, उसके बारे में डिस्कस करें तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बिकॉज वो काम करना चाहती है लेकिन उसके पास काम करने के लिए काम नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग इसके बिहाफ पे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होगी या इसकी परिभाषा क्या होगी। पहले एक बार सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, हु वुड बी कॉल अनएम्प्लॉयड। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब बेरोजगारी हम लोग लेके चलें तो रियल में बेरोजगारी होती क्या है वो देखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, unemployment is said to exist when people who are willing to work at the available wages but cannot find jobs। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या अगर वर्ड देखेंगे लाइक इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, फाइंड जॉब्स। मतलब कहने का मीन्स क्या बोला गया यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन कहलाता है, वो लोग जो कि काम तो करना चाहते हैं, मतलब किसी भी बोल सकते हैं ना वेतन भत्ते या जो भी उनको सैलरी मिलती है किसी भी सैलरी के ऊपर वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो जॉब ढूंढ नहीं पाते, या सीधे सीधे बोले उनको जॉब नहीं मिलती है। तो अब अगर हम लोग डेफिनेशन लेके चले अनएम्प्लॉयमेंट की तो क्या डेफिनेशन होगी कि वो लोग जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वो क्या कहलाता है, बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉय कहलाएंगे। अब
ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉय जो है वो अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग हमारे को देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल हम लोग लेके चलें तो ऑल ओवर कंट्री को हम दो एरिया में डिवाइड करते हैं, तो अर्बन एरिया, दूसरा रूरल एरिया। तो रूरल एरिया अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, वहीं पे अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं सबसे फर्स्ट कि लाइक रूरल एरियाज़ के अकॉर्डिंग या रूरल एरिया में किस तरह का आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने का मिलेगा। तो पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो गांव से बिलोंग करते हैं या विलेज से जो लोग रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे जब भी खेती की जाती है, मतलब जब भी क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है, तो वहाँ पे नॉर्मल क्या होगा कि जो लोग जब सीजन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्मली 3 सीजन लेके चलते हैं क्रॉप लगाने के, और उस सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है क्रॉप लगाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो जो किसान जो होता है फार्मर, जब तक वो सीजन होता है या क्रॉप लगाने का जो बोल सकते हैं टाइम पीरियड होता है, तब तक तो क्या होता है वो क्या करता है ग्रो करता है क्रॉप्स। लेकिन जैसे वो सीजन खत्म हो जाता है, नॉर्मल बात करें हम लोग कि वो जब सीजन जैसे एंड होता है तो वो क्या हो जाता है वापस अनएम्प्लॉय हो जाता है, मतलब कहने का मीन्स वापस बेरोजगार हो जाता है। तो मतलब ये क्या हो गया, एक तरह सीजनल हो गया, मतलब जैसे सीजन आएगा तो वो क्या हो जाएगा एम्प्लॉय हो जाएगा, जैसे सीजन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अनएम्प्लॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मीन्स क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू सीजन लेके चलें तो फार्मर जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो नेक्स्ट जो काइंड है रूरल एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का वो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होता है एक बार इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये 9th क्लास आपकी 10th क्लास में भी ये सेम जो टॉपिक है आपके आएगा। इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है हिडन से पता लग जाएगा, मतलब छिपा हुआ बेरोजगारी। ठीक है, अब छिपी हुई बेरोजगारी कैसे होगी या इसका एग्जाम्पल लें तो कैसे होगा, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक छिपी हुई बेरोजगारी रूरल एरिया में क्यों आती है। तो वापस हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं फार्मिंग के ऊपर, कि एक छोटा फील्ड या कोई भी खेत देख लो। ठीक है, मान लो कि कोई भी खेत है जिसपे क्या करता है किसान काम करता है, या बोल सकते हैं क्रॉप प्रोड्यूस करता है, और वो जो प्रोडक्शन करता है पर्टिकुलर वो एक सीज़न के अकॉर्डिंग होता है। तो उसने वो कैटेगरी हमने किस में रखी थी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, वहीं पे दूसरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी के अंदर हम लोग एग्जांपल ले सेम उसी से, तो आपने देखा होगा कई बार कि एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स है, या मान के चलते हैं 6 मेंबर है, 5 to 6 मेंबर है। तो वहाँ पे जो फील्ड है उस पर जो टोटल मेन पावर या जो टोटल वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो 5 के 5 उस पर क्या करते हैं काम करते हैं उस खेत पे। लेकिन उस पर जो प्रोडक्शन या जो टोटल ऑल ओवर आउटकम्स जो आता है वो कितना आएगा अकॉर्डिंग टू 5 मेंबर्स नहीं आता। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि जहाँ पे जिस फील्ड के ऊपर 3 लोग काम करके उस खेत से जो है लाइक प्रोडक्शन निकाल सकते हैं या क्रॉप लगा के उसे क्या कर सकते हैं लगा के हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है 5 मेंबर जहाँ पे लोग करते हैं, तो वो 2 मेंबर्स जो हैं जो कि एक्स्ट्रा है। मतलब कहने का मीन्स जो 3 मेंबर्स में जो काम हो सकता है या 3 मेंबर में जहाँ पे सफिशिएंट होता है काम करने के लिए उस फील्ड के ऊपर, तो वो जो 2 मेंबर है जो काम देखने को तो क्या लगता है कि काम कर रहे हैं, बट रियलिटी में जहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ ओनली 3 लोगों की है या 3 जनों की है, तो वहाँ पे 2 जने जो काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं एक तरह से एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग वहीं लेके चले कि वो 3 जो की रिक्वायरमेंट जो 3 ओनली बोलते हैं फार्मर्स की है या 3 ऐसे लोगों की है जो उस खेत पे काम करेंगे और उसके लिए सफिशिएंट है, तो वो जो चीज़ है उसमें जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो 2 एक्स्ट्रा क्या कहलाता है आपका सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि लाइक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। फिर भी एक बार वापस देख लो कि मान लो कि कोई फील्ड है उस पर 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस फील्ड पे काम करने की रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 जनों की है, तो उसमें 2 जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो किस में आएंगे आपके डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। बिकॉज क्योंकि उस पर फील्ड में जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो प्रोडक्शन सिर्फ ओनली 3 के अकॉर्डिंग ही है। मतलब कहने का मीन्स उस पर 3 जनों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन काम कितने कर रहे हैं 5 जने, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वो अगर और कहीं काम करें तो क्या होगा एक तरह से आउटकम्स ज़्यादा आएंगे। लेकिन क्या है वो 2 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपके डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। फिर वहीं पर देखते हैं हम इसके अपोजिट अर्बन एरिया के अंदर। अर्बन एरियाज में आपको किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, वो होगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो एजुकेटेड से पता लग रहा होगा आपको, मतलब एक तरह से एजुकेट मीन्स पढ़े लिखे। पढ़े लिखे से क्या मीन्स है, तो स्टूडेंट आपको पता ही होगा
आज अगर हम लोग पूरा रेशियो निकालें या ऑल ओवर परसेंटेज निकालें तो लगभग हर कोई जो है हर घर के अंदर एक एजुकेट पर्सन मिल जाएगा। एजुकेट मतलब कहने का मीन्स कि जिसने डिग्री ले रखी कॉलेज की, मतलब कॉलेज पास आउट आपको कोई भी यंगस्टर या यूथ मिल जाएगा। लेकिन अब वो यूथ को अगर वो पढ़ा लिखा है, अब उसको जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो किसका पार्ट होगा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का। बिकॉज क्योंकि उसके पास डिग्री सारी है, काम वो करना चाहता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही है, और वो एक तरह से क्या काम कर रहा है? एक लाइबिलिटी का काम कर रहा है। ठीक है, और किसके लिए? एक कंट्री के लिए। क्योंकि क्यों असेट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। तो लाइबिलिटी मतलब जो कि एक पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए या किसी के लिए यूजफुल, मतलब उसको उसने जो भी डिग्री ले रखी है या फिर जो भी स्किल जिसके में वो माहिर है या परफेक्ट है वो उसके लिए यूज़ नहीं आ रही है तो वो क्या कहलाएगी? एक तरह से लाइबिलिटी। अगर वो उसके यूज़ आ रही है, वो स्किल्स जो उसने सीखी है या एजुकेट करी है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएंगे? एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं आता तो वापस से एक बार देख लीजिए कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। कि पढ़े लिखे लोग जो कि एजुकेट हैं, वो लोग अगर वो जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, मतलब नौकरी नहीं मिलती है, तो वो क्या कहलाते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं या उस कैटेगरी में आते हैं। फिर देखेंगे हम इसके आगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी कि लाइक अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में। इसके अलावा कि एक तरह से क्या अनएम्प्लॉय होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कंट्री पे, या बोल सकते हैं उस स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या ऑल ओवर लेके चलें तो उसकी फैमिली पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये में भी अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और वो कैसे? कि अगर एक फैमिली में क्या है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या एक तरह से बेरोजगार हैं, ठीक है, तो क्या होगा? उस फैमिली का ऑल ओवर जो है लुक आफ्टर करना या ऑल ओवर ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जैसे हम लोगों ने देखा था साकाल और विलास की फैमिली में डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम या क्या एक तरह से अगर लेके चले हम लोग कि बेरोजगारी प्रॉब्लम कैसे है। तो मे बी आपको पता ही होगा जीडीपी जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो ऑल ओवर कंट्री को लाइक हम लोग इंक्लूड करते हैं तो जाके वो निकलता है। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि वो कंट्री उसमें रिप्रेजेंट करती है, कंट्री को उसमें इंक्लूड किया जाता है जो भी उससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसमें सबके सब वो लोग आते हैं या सारे वो मेंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो कि क्या करते हैं? कंट्री को हेल्प करते हैं किसी भी प्रोडक्शन में या किसी भी एक तरह से फैक्ट्रीज वगैरह में जो कि काम करते हैं। ठीक है, तो वो जैसे जीडीपी के अंदर अलग वो काम नहीं करते हैं या एकदम प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वैसे ही क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एक कंट्री को या स्टेट को या सिटी को या उसकी फैमिली को कैसे बोल सकते हैं इम्पैक्ट या कैसे प्रभावित करेगा, तो उसके पीछे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं साकाल और विलास की स्टोरी के अंदर। तो वहीं पे हम लोग आगे देखें कि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, तो मान के चलते हैं कि एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर क्या है? 5 मेंबर्स हैं जिसमें 2 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि दो काम करते हैं और 2 काम नहीं करते हैं। ठीक है, और बाकी रह गया एक छोटा जो कि छोटा बच्चा है, तो वो उसका होना नहीं होना, मतलब वो काम करे या ना करे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन तो 2 काम नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे? उस फैमिली पे इम्पैक्ट डालेंगे या एक तरह से प्रभाव डालेंगे। और किस तरह का प्रभाव होगा कि वो 2 लोग उस फैमिली के ऊपर या बाकी जो लोग होंगे उस पर क्या होंगे? डिपेंड होंगे। और डिपेंड होने के कारण क्या होगा? उनका जो ऑल ओवर ग्रोथ है, मतलब फैमिली का ऑल ओवर ग्रोथ क्या होगा? उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से वो चारों अगर क्या होते? एम्प्लॉयज़ होते। मतलब कहने मीन्स रिमेनिंग जो 2 हैं वो भी अगर एम्प्लॉयज़ होते या कहीं पे काम कर रहे होते तो क्या होता? उनको अच्छी उनकी ग्रोथ होती और उस फैमिली का ऑल ओवर जो है डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कैसे किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो कंट्री हो, चाहे फैमिली हो, चाहे स्टेट हो, वॉट एवर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। मतलब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक तरह से मैन पावर जो रिसोर्स है उसको क्या करता है? वेस्टेज, मतलब एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। कहने का मीन्स ये हो गया कि सपोज मान के चलते हैं कि कोई एजुकेटेड पर्सन है जो क्या कर सकता है? नौकरी कर सकता है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसको जॉब नहीं मिली है, तो वो प्रॉब्लम आगे जाके किस में क्रिएट होगी? कि सपोज मान के चलो कि वो कुछ चीज़ या डेवलप कर सकता था या कोई पर्टिकुलर कोई नया इन्वेंशन कर सकता था, तो वो इन्वेंशन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको वो अपॉर्चुनिटी या उसको वो मौका नहीं मिला जिसके लिए वो ढूंढ रहा था या खोज रहा था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मान लो कि कोई काम कर सकता है या उसके पास पर्टिकुलर कोई स्किल्स हैं, किसी चीज़ में परफेक्ट है,
तो अगर वो काम करता है तो वो चीज़ किसको आगे ट्रांसफ़र होती है, आगे मतलब कोई जिसको सिखाता है, या देख नॉर्मल हम लोग एक टीचिंग प्रोफेशन से ले लेते हैं कि मान लो कोई अच्छा टीचर है जो पढ़ा सकता है, या अच्छी बोल सकते हैं उसके पास स्किल्स हैं, परफेक्ट है किसी सब्जेक्ट में, मतलब कमांड अच्छी है उसकी, तो वो क्या होगा कि अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगी, या एक तरह से किसी स्कूल में उसको लाइक पोस्ट नहीं दे पाएंगे, या एक तरह से उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा उसकी जो टीचिंग स्किल है या जो कि परफेक्टनेस है वो क्या हो जाएगी, वेस्टेज चली जाएगी। ठीक है। और मे भी हो सकता है कि जैसे नॉर्मल पता ही होगा कि लाइक स्टूडेंट का फ्यूचर जो है उसके पीछे किसका हाथ होता है, नॉर्मल टीचर का होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उसके कारण क्या होगा कि उसे मौका नहीं मिला उस चीज़ के लिए कि वो क्या कर सके, किसी स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन दे पाए, या किसी स्कूल में जाके अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे पाए। तो इसी कारण क्या हुआ, वो उसकी स्किल या परफेक्टनेस थी वो क्या चली गई, वेस्टेज चली गई। तो मतलब इसमें मेन पावर रिसोर्सेज वेस्टेज का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को उसके पास होते हुए या किसी चीज़ में परफेक्ट होने के बाद, मतलब स्किल उसकी एकदम अच्छी है तो उस चीज़ का वो यूज़ या यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो एक तरह से वो मेन पावर वेस्टेज है। फिर वहीं पे आगे क्या बोला है, एसेट फॉर इकोनॉमिक टर्न इनटू लाइबिलिटी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके पास जो चीज़ यूजेबल या वो यूज़ कर सकता था या उसको काम में लेके आ सकता था, और वो लेके आना भी चाहता है, लेकिन हुआ क्या, उसे मौका नहीं मिला, तो वो चीज़ जो एसेट बन सकती थी मतलब एज ए इकोनॉमिक बेसिस पे, वो किस में चेंज हो गई, लाइबिलिटी में चेंज हो गई। ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटी आपको ऑलरेडी पता होगा, और जो अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है, इट एम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। तो ऑल ओवर इसको लुक आफ्टर करें, या ऑल ओवर इसका कंक्लूजन निकालें कि इसका वेस्टेज ऑफ मेन पावर इज, तो इसका क्या होगा, तो सोशल वेस्ट भी सामने निकल के आता है। क्योंकि सिंपल से थिंग है, ऐसे लोग अगर हम लोग ऑल ओवर कैटेगरी या ऑल ओवर हम लोग कंक्लूजन निकालें या परसेंटेज निकाल के चलें कि कितने लोग हैं जो पढ़ाना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं या नौकरी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ये ऑल ओवर परसेंटेज क्या होगा, बहुत बड़ा निकल के आएगा, जो कि एक सोशल वेस्टेज के रूप में हमारे को देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। तो सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि आपने देखा होगा नॉर्मल कि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक फैमिली है, उसमें कमाने वाले 2 लोग हैं और बाकी जो हैं 3 लोग कमाते नहीं हैं, जिसमें एक छोटा बेबी भी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो 2 लोग कमाने वाले हैं तो उस पर डिपेंड कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो ऐसे ही हम लोग एक बड़ा लेवल लेके चलते हैं, एक ऑल ओवर कंट्री के बेसिस पे या स्टेट के बेसिस पे, तो हमारे को बहुत बड़ा रेशो सामने निकल के आएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, हम लोग बोलें कि जॉब जो करने की एक पर्टिकुलर एज जो डिसाइड करी है, एक तरह हम लोग बोलें कि जिस टाइम पे लोग जॉब कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर एज क्या है, 15 से लेके और 59, मतलब कहने मीन्स ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा गया है एज का, इसके अंदर क्या होता है, लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद में या उससे पहले जो है वो नौकरी नहीं करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा चाइल्ड लेबर के लिए, जो कि बाल मजदूरी बोलते हैं हम लोग, तो उसमें जो एज जो है 15 से नीचे रखी गई है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि टोटल जो ऑल ओवर जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो तो वो एज कितनी है, 15 से लेके 59। सपोज मान के चलते हैं कि ऑल ओवर कंट्री के बेसिस पे कि 15 से लेके 59 के बीच में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी क्या हो गए, जो कि क्या एम्प्लॉय हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा गया एज का, तो उसमें जो भी उसके बीच में जो भी लोग आते हैं जो कि काम नहीं करते हैं या नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे, एक तरह से अनएम्प्लॉय कहलाएंगे। और अनएम्प्लॉय पर्सन किस पे डिपेंड हो जाएगा, जो कि एम्प्लॉय है, जो कि कह रहा है जो रोजगार या जहाँ पे जॉब कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो ओवरलोड बोला है, इकोनॉमिक ओवरलोड, वो किस लिए बोला गया है कि काम करने वाले तो क्या है, कम है, लेकिन नहीं काम करने वाले या बेरोजगार क्या है, ज़्यादा है, और वो सारे किस पे डिपेंड होंगे, काम करने वाले पे। तो इसीलिए बोला गया है इकोनॉमिक ओवरलोड। फिर थर्ड पॉइंट है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज द एडवर्सली इफेक्ट्स। अब क्या होगा कि जैसे जैसे, क्योंकि ये तो हमने छोटा एक फैमिली का एग्जाम्पल लिया है, तो धीरे धीरे इंडिविजुअल से किस तरफ चलनी स्टार्ट हो जाएगी, सोसाइटी की तरफ। मतलब कहने का मीन्स कि अगर किसी फैमिली में बेरोजगार है, या एक तरह से बात करें इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे कहाँ पे, सोसाइटी पे इम्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा। सोसाइटी से फिर वहाँ के लोकल जो बोल सकते हैं लाइक ऑल ओवर जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट से
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से ऑल ओवर कंट्री। तो मतलब एक तरह से ये लिंक के रूप में काम करता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि सोसाइटी एडवर्सली इफेक्ट्स, मतलब ये आपस में ही क्या होगा, इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग कम होंगे तो सोसाइटी वहाँ की कैसी होगी, या वहाँ का ऑल ओवर जो बोल सकते हैं ना ट्रेडिशन, या एक तरह से हम लोग लेके चलें वहाँ के रहन सहन और वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी होगी, बैकवर्ड होगी। तो मतलब ये ऑल ओवर किसको, सोसाइटी को इम्पैक्ट भी करता है। फिर वहीं पे हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस एंड द राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। तो उस कारण क्या होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब अनएम्प्लॉय पर्सन होगा तो वो क्या होगा, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएगा, मतलब हेल्थ केयर नहीं होगी उसकी। और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि बेरोजगार जो होगा तो उसके पास अपनी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए, या बोल सकते हैं प्रॉपर मेडिकल जो केयर करने के लिए वो पैसा नहीं होगा, तो क्या होगा, तो उसकी हेल्थ गिरनी स्टार्ट होगी। और हेल्थ गिरनी स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो स्कूल जो सिस्टम है या स्कूल में जाना क्या होगा, बंद कर देगा, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं विशियस साइकिल के अंदर। तो एक तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेबल क्या है, और बोल सकते हैं पॉइंट्स हैं या लिंक हैं, जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे पे इम्पैक्ट करते हैं या एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। वहीं पे हम लोग नेक्स्ट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या लेके चलेंगे इस पॉइंट का, तो इसमें आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि मान लो सपोज मान के चलते हैं किसी फैमिली की कंडीशन क्या बहुत ख़राब है। तो ख़राब कब होती है, तो इसके लिए हम लोग वेरियस बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, वेरियस थिंग्स ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग लेके चलें ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या होगा, पोवर्टी, मतलब गरीबी। और गरीबी कब आती है, जब वो वहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं होगा। और काम करने वाला कब नहीं होगा, जब वो एजुकेट नहीं होगा, या एजुकेट तो होगा और उसके पास काम करने के लिए काम नहीं होगा। तो ये एक तरह से आपस में लिंक करते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया ना डिप्रेस इकोनॉमी। अब डिप्रेस इकोनॉमी क्यों बोला गया है, बिकॉज आपको पता होगा कि किसी के घर में अगर पैसा नहीं होता है या अच्छी वेल्थ नहीं होती है वहाँ की, तो क्या होता है, तो वो वहाँ के लोग क्या है, या उस फैमिली के लोग क्या होते हैं, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि लाइक पैसा कमाना है, पैसा लेके आना है, या फिर स्कूल के लिए पैसा देना है, या पर्टिकुलर खाने के लिए पैसा देना है, या फिर मतलब कहने का मीन्स वो ऑल ओवर बेसिस पे इकोनॉमिक रिलेट जो अगर हम लोग करें तो इकोनॉमिक बेसिस पे क्या होता है, डिप्रेस्ड रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं। अब इसी को हम लोग लेके चलें कि केसेस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर क्या केसेस है, या इंडिया के अंदर हम लेके चलें कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को मिलेगी, वो देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो दिया हुआ है, पीपल अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन द टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडवोकेट फॉर दैम। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग लेके चलें तो मैं इसको आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगा कि रियल में ये पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है। तो आपको पता होगा, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक जो काम कर सकता है या पर्टिकुलर अपने एफर्ट्स लगा सकता है, उस एफर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसे रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब रिजल्ट नहीं मिल पाता से तो इसको हम लोग एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं टीचिंग प्रोफेशन से, कि मान के चलो एक टीचर है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाता है, काफ़ी ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड करवाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्टूडेंट को देता है ताकि क्या हो, सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स मिल सके उन्हें। लेकिन लास्ट में अगर हम लोग लेके चले कि क्या रिजल्ट निकल के आया, कि जो बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, और उसके पीछे रीज़न क्या था कि बच्चों ने जो है टीचर के साथ या टीचर के अकॉर्डिंग जो है मेहनत नहीं करी। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि उसका जो पोटेंशियल था, मतलब जो उसने एफर्ट्स लगाए, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट नहीं निकला। मतलब कहने का मीन्स ये हुआ कि उसने ऑल ओवर पूरे साल भर काम किया, और काम कितना किया, उसका जितना एफर्ट्स लगा सकता था, जितना उसकी मेहनत हो सकती थी, सारी उसने करी, लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आया, बहुत कम आया, जो कि उसके अकॉर्डिंग टू हार्डवर्क कम था। वहीं पे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके चलें एक किस में, वो आपसे रिलेटेड है एग्जांपल दूसरा। वो एग्जांपल क्या है कि सपोज आप लोग सोचते हो कि लाइक हमें पास होना है, सिर्फ और सिर्फ पास होना है। तो नॉर्मल पासिंग मार्क्स होते हैं 33 मार्क्स होते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो कि 33 मार्क्स लाने और पास होना है और इनफ काफ़ी है। तो वो 33 मार्क्स जो आप लेके आए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्या अच्छी परसेंटेज बना ली है, एक तरह से आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है। 33 मार्क्स लेके आए तो उसका मीन्स आपका क्या है, एक तरह से आपने वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया जिसमें आप पास होते हो, या एक तरह से आप जो उस क्लास को क्लियर कर सकते हो। तो ये एक तरह से पोटेंशियल यहाँ पे क्यों बोला गया है, या इस तरह से हम लोग लेके चलें इस पॉइंट में क्यों ऐसा चीज़ बोली गई है, ये सारा चीज़। और मैंने ये दोनों एग्जाम्पल क्यों रखे हैं, बिकॉज क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे सामने, या हमारी फैमिली में भी देखने को मिलता होगा
कि कई लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू उनकी जो डिग्री है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन है, वो काम नहीं करते हैं। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि कई बार जैसे फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है या डॉक्टर है पर्टिकुलर जिसने प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है, वो काम नहीं करके तो क्या काम करता है, ऐसा काम करता है जो कि उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक इंजीनियर है जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद में वो क्या कर रहा है, सेल्स मार्केटिंग का या मार्केटिंग का काम कर रहा है एक तरह से। तो वो एक तरह से क्या हो गया, उसका काम क्या था, उसे करना चाहिए था इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वो सेल्स मार्केटिंग का काम कर रहा है। तो उसके सारा सारा पोटेंशियल या बोलते सारे सारे एफर्ट्स कहाँ लग रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर लग रहा है। लेकिन रियल में उसे काम क्या करना चाहिए था, एक तरह से इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसके एफर्ट्स थे, उसके स्किल हैं जो काम आने चाहिए थे इंजीनियरिंग सेक्टर में, वहीं पे वो काम कहाँ आ रहे हैं, मार्केटिंग में। तो मतलब उसको जो आउटकम है वो इतने नहीं मिल पाएंगे जितना उसको इंजीनियरिंग फील्ड में मिलते या एक तरह से उसके खुद की फील्ड में मिलते। तो उसके पीछे कारण क्या रहा कि उसने क्या सोचा, मुझे काम करना है, अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे तो सिर्फ पूरे साल काम करना है। ये एक तरह से मुझे पूरा काम जो है करना है, वो कैसे भी करना है या कितने भी पैसे में करना है, लेकिन मुझे काम करना है। मतलब कहने का मीन्स हो गया कि उसका मेंटलिटी क्या बन गया कि मुझे काम करना है, डजेंट मैटर कि वो काम क्या है। तो उसने क्या किया, अपनी फील्ड जो थी, अपना जो बोल सकते हैं क्राइटेरिया था, जो उसने जिसके अंदर एजुकेशन करी थी, उसको छोड़ के वो दूसरे फील्ड में चला गया या दूसरे क्राइटेरिया में उसने अपने आप को फिट कर लिया। तो वहाँ पे बेसिस क्या हो गया कि वो क्या हुआ कि उसको ऑल ओवर ईयर में वो रिजल्ट निकालता है इसका, तो उसके पास ना के बराबर रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक नॉर्मल जो इंजीनियर है और एक सेल्स मार्केटिंग का काम करता है, उसके बीच में हम लोग डिफरेंस लेके चले तो मे भी आपको पता ही होगा कि कितना लाइक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सारा ऑल ओवर कब देखने को मिलता है, जब कोई पर्सन काम और कुछ जानता है लेकिन करता क्या है, कोई दूसरा काम। तो उस बेसिस पे जो है क्या होगा कि साल भर तो काम कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ना के बराबर या बहुत कम निकल के आएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपके सराउंडिंग की जो लेबर करने वाला होता है काम बहुत करता है, लेकिन उसको लास्ट में जो सैलरी मिलती है, वेजेस जो मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो मतलब कहने में उसने पूरे टाइम या ऑल ओवर ईयर मान ले या ऑल ओवर हम लोग मंथ मान ले या डे मान ले, तो काम तो किया लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, ना के बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ये है कि आप ऑल ओवर जो अपने पूरे एफर्ट्स लगा के काम करते हो, लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है, उसके इक्वल नहीं निकलता है। तो वो क्या कहलाता है, आपके फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगा वो। फिर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे को किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, डिस्गाइज, जिसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या बताया गया है, क्योंकि क्या होता है जहाँ पे खेत पे रिक्वायरमेंट 3 जनों की है, तो वहाँ पे 5 जने काम कर रहे हैं या पूरी फैमिली काम कर रही है, तो वो लोग जो कि एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं या फिर जिनका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो किस में, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। अब थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। मतलब ये तीनों ही सेक्टर जो है हमारे, ठीक है, कौन तीनों सेक्टर कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी। ठीक है, तो ये तीनों जो सेक्टर है, तीनों के अंदर हमारे को इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा। जिसमें हम लोग अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, तो उसमें किस तरह का मिलेगा, डिस्गाइड। ठीक है, मतलब डिस्गाइज टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। वहीं पे हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, तो क्या होगा आपको जैसे नॉर्मल अभी हम लोग डिस्कस किया था कि फैमिली में 5 मेंबर है, पाँचों उस खेत पे डिपेंड करते हैं या उस पर बोलते हैं ना काम करते हैं। तो वो 2 लोगों को बाद में समझ में आया यार कि हमें तो काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब 3 से काम चल रहा है तो हम लोग क्या एक्स्ट्रा हैं, तो वो कहाँ चले गए, सिटी की तरफ। तो वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर जो है एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना या एक तरह से फैक्ट्री वगैरह में काम करना, वहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि गांव से गए हुए पर्सन जो है सिटी में काम करेंगे, तो उन्हें वो उस किसी भी कंडीशन में या किसी तरीके से जो काम करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे उसको वेजेस या सैलरी अच्छी मिले या ना मिले या एक तरह से कम मिले या तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपके पोटेंशियल, जो कि एक तरह से वो खुद के पूरे एफर्ट्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसको सैलरी क्या मिल रही है, कम मिल रही है। ठीक है, वहीं पे हम लोग फिर थर्ड बात करेंगे। तो थर्ड में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पहले एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग इसके बाद सर्विसेज रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और इंक्रीमेंट होगा तो उसी बेसिस पे क्या होगा, तो वहाँ पे भी क्या होगा, बेरोजगारी देखने को मिलेगी। तो मतलब ऑल ओवर ये तीनों सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है,
इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इंडिया के बेसिस पे बात करें तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, चाहे वो कि पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है या कौन कौन सी प्रॉब्लम के बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो आप लोग लिख ही सकते हो। फिर वहीं पे हम लोग बात करें कि लाइक इंडिया के बेसिस पे बात करें या इंडिया में कौन कौन सी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, तो वो भी आप लोग लिख दोगे। अब इसके बाद करेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि ऑल ओवर चैप्टर जो भी तक हमने डिस्कस किया या अभी तक जो स्टार्टिंग से लेके हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हुए आ रहे थे, वो सारी की सारी क्या होगी, एक कंक्लूजन स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि लाइक हम लोगों ने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिली, और उसका लाइक सॉल्यूशन बात करेंगे क्या निकलेगा। तो ये सारी हम लोग एक लास्ट में एक स्टोरी रहेगी जिसको हम लोग कंक्लूजन स्टोरी बोल सकते हैं, तो उस स्टोरी में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल ओवर। तो अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल to get latest notification, and thank you.